डार्विनिज्म पाकिस्तान में भी नहीं पढ़ाया जाता और डार्विनिज्म इजराइल में भी नहीं पढ़ाया जाता। कोविड के बाद ये स्टेटमेंट है और आप देख सकते हैं उनकी वेबसाइट के ऊपर कि कोविड के बाद रैशनलाइजेशन की वजह से हम डार्विनिज्म हटा रहे हैं। जैसा आपने कहा कि आजकल के एक बाबा, उनका सर्कुलेट हो रहा है अभी बहुत जोरों में, ऐसे करके वो हाथ मारते हैं एक पेपर के ऊपर और कहते हैं कि मैंने कैंसर ठीक कर दिया। बोलते हिंदुस्तान पे तमाम दर्शकों का स्वागत है। देश संविधान से चलेगा। ये आजादी के बाद देश के तमाम जो पढ़े लिखे तबके के लोग थे, एक अच्छे जहन रखने वाले तबके के लोग थे, सियासी तौर पर शऊर रखने वाले लोगों के जो जहन से निकली थी बात कि संविधान बनेगा, उस संविधान को हम रिटन रखेंगे और रिटन फॉर्म में जो संविधान आएगा उसके हिसाब से देश चलेगा, सबको मौका मिलेगा। क्योंकि ये देश कोई बनाना रिपब्लिक नहीं है, कोई मदरसा, चर्च या गिरजा या मंदिर नहीं है जो किसी एक धर्म के हिसाब से चले, सभी को मौका मिले। लेकिन क्या ऐसा हो रहा है? क्या इस देश में, जिस देश में 400 साल के बाद औरंगजेब कब्र से जिंदा हो जाए, उस देश में क्या सुनीता विलियम्स जैसी किसी शख्सियत के होने की हम उम्मीद रख सकते हैं? कोई ऐसी शख्सियत मौलाना मिसाइल मैन की तरह एक बार फिर इस देश में जन्म ले सकती है या उस पर काम कर सकती है? क्योंकि सोच नहीं पैदा हो, सवाल सोच का है। हमारे साथ साइंटिस्ट और शायर गौर रजा साहब है, उनके साथ हम चर्चा करेंगे। गौर साहब, स्वागत है आपका। बहुत शुक्रिया मिर्जा साहब आपका। गौर साहब, यहीं से सवाल जोड़ लेते आप हैं कि सारे सवाल वैसे पहले ही खड़े कर दिए हैं, आप जी, शुरुआत करें जी फिर से। सवाल यहीं से, किस सोच के साथ इस देश को आजादी मिली और किस सोच पर हम आकर रुक गए हैं? क्या जो माहौल है, जो टेम्परामेंट अब बन रहा है इस देश के भीतर, वो टेम्परामेंट इस देश को क्या आने वाले 50 साल की सोच दे रहा है, या फिर हम वापस 75 साल के भी पीछे चले जा रहे हैं? जब हम ये कहते हैं कि हम पीछे जा रहे हैं, तब हम देखते हैं पलट के तो उस दौर में भी इस दौर से कई गुना बेहतर सोच थी। हम जा किधर रहे? आपने मिर्जा साहब बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए। खाली इस एक सवाल को जो आपने आखिर में पूछा है कि आजादी के वक्त पे जब हमने हिंदुस्तान का एक ख्वाब रचा था, एक सपना देखा था कि कैसा हिंदुस्तान होगा, तो हिंदुस्तान की शख्सियत या इसकी पहचान, या जिसे अंग्रेजी में हम कहते हैं हिंदुस्तान की आइडेंटिटी, हिंदुस्तानियत, अगर मैं लफ्ज इस्तेमाल करूं, तो उसकी एक मूरत गढ़ी थी। और इस मूरत के गढ़ने में हमें लगभग 100 साल लगे थे। कुछ लोग 90 साल कहते हैं, लेकिन 100 साल से ज्यादा लगे थे। और ये जो मूरत गढ़ी गई थी, इसका गारा बहुत सारी चीजों से मिलके बना था, जिसमें धर्मों से ली गई अच्छी चीजें थी, और सिर्फ एक धर्म से नहीं बल्कि अलग अलग धर्मों से ली गई थी। अलग अलग प्रैक्टिसेस जो हमारे देश में थी उनसे लिया गया था। दुनिया की बेहतरीन जो उस वक्त की प्रैक्टिसेस थी वो सब ली गई थी। बाबा साहब अम्बेडकर की अगुवाई में उस ख्वाब को एक किताब की शक्ल दी गई, जिसे हम कॉन्स्टिट्यूशन का नाम देते हैं। और वो बहुत अद्भुत कॉन्स्टिट्यूशन है, इसके अंदर किसी को शक नहीं होना चाहिए। बात यह है कि उसके अंदर एक खास चीज मौजूद थी जो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन की रूह थी, जो पूरे हमारे स्वतंत्रता संग्राम की रूह थी, जिसको हम आत्मा कह सकते हैं। क्योंकि प्रैक्टिसेस का, इधर उधर से चीजें लेने का, खान पान का, इन सबको मिलाकर के एक गुलदस्ता बनाना तो था ही उसके अंदर। पर एक और खास बात थी जिसे अक्सर हम भूल जाते हैं, और वो थी इस मूरत के गाढ़े पसीने से, खून से बना हुआ जो गारा था, उसके अंदर शामिल था साइंटिफिक टेम्पर, यानी वैज्ञानिक दृष्टिकोण।
वैज्ञानिक दृष्टिकोण के बिना इस तरह का कॉन्स्टिट्यूशन जो हमने बनाया वो बन ही नहीं सकता था। यानी दुनिया से हमने बेहतरीन ख्यालात लिए और उसमें जो गारा था उसमें सीमेंट का काम वैज्ञानिक दृष्टिकोण ने किया, वरना ये नहीं बन सकता था। यानी हमने धर्मों की जो कमजोरियां थी, जो उनके अंदर ऐसी चीजें थी जिनको हम आज की दुनिया में नहीं मानना चाहेंगे, जैसे जात पात, छूत छात या बहुत सारी भ्रांतियां इस्लाम के अंदर या और धर्मों के अंदर जो भ्रांतियां हैं, जो मिथक है मौजूद, वो भी हमारी जिंदगी का हिस्सा थे। लेकिन हमने इस ख्वाब के अंदर साइंटिफिक टेम्पर को रखा और हमने बहुत सारी बुराइयों को छोड़ने की का वादा किया। जैसे जिसमें एक अगर लें तो छूत छात हमारे सामने, पर समाज के अंदर इसका एक मार्केट हमेशा से मौजूद था। तो वो ख्वाब एक तरफ था और समाज के, जिसके बारे में बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत विस्तार से बात की कि ये किताब जो है वो बिल्कुल बेकार होगी अगर समाज में बदलाव नहीं आता। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने ये बात भी कही और आज भी हम समझ सकते हैं कि कुछ लोगों को इस ढांचे से, जो सुपरस्टिशंस के ऊपर, अंधविश्वास के ऊपर, नफरत के ऊपर, हिंसा के ऊपर आधारित है, उस ढांचे से फायदा है। उस ढांचे का एक अपना मार्केट है और 80 के दशक में इस मार्केट के लिए एक जमीन तैयार होने लगी, जिसमें बाबाओं का उदय हम अपने मुल्क में देखते हैं और ये पाकिस्तान में भी हुआ है उसी वक्त। तो बाबाओं का मतलब हिंदू नहीं है, बाबाओं का मतलब हिंदू और मुसलमान या सिख ईसाई, जिसमें भी धर्म का इस्तेमाल लोगों को इकट्ठा करके अंधविश्वास फैला के किया है, बाबा का मतलब वो है। और हम इन बाबाओं का उदय उस वक्त देख रहे हैं जब सबसे ज्यादा बड़ा मूवमेंट दुनिया का हमारे देश में साइंटिफिक टेम्पर फैलाने का भी खड़ा हो रहा है। ये दोनों चीजें एक साथ हो रही हैं 80 के दशक में। लेकिन जब पॉलिटिकल पार्टी और खास तौर से अडवाणी जी रथ की यात्रा लेकर निकलते हैं, तो फिर नफरत के हथियार इस्तेमाल करके, झूठ का इस्तेमाल करके, हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट करके, और सबसे ज्यादा बड़ा हमला रैशनैलिटी और साइंटिफिक टेम्पर पे हमें उसी वक्त दिखाई देता है। ये है पुराने ढांचे को, जो जाति पर, नफरत पर, दमन पर आधारित है, उसको इकट्ठा रखने की कोशिश। और होता क्या है मिर्जा साहब, मैं अक्सर ये बात कहा करता हूं कि आज हमको इन बाबाओं के आश्रमों को फैक्ट्रीज की तरह से देखना चाहिए, नए कॉरपोरेट सेक्टर की तरह से देखना चाहिए। ये कॉरपोरेट सेक्टर क्या परोस रहा था? ये कॉरपोरेट सेक्टर परोस रहा था हमारे नौजवान नस्लों को अंधविश्वास। इसका प्रोडक्ट जो था वो अंधविश्वास था, अगर एक बड़ी कैटेगरी खड़ी कर ले हम तो। लेकिन ये अंधविश्वास तरह तरह का था, मतलब ये ऐसा नहीं था कि एक ही अंधविश्वास फैलाया जा रहा हो। कहीं भूत तलाश किया जा रहा था, कहीं पैसे चिपक रहे थे, कहीं कुछ और हो रहा था, कहीं किसी का पैर बहुत बड़ा सा दिखाई दे रहा था, क्या नाम है, रॉक के ऊपर या चट्टान के ऊपर। यहां से शुरू हो करके और ये इस हद तक पहुंचा कि कोई बाबा ये कहने लगा कि खीर चाटने से सब कुछ ठीक हो जाएगा, और उसमें किसी की मृत्यु हो गई क्योंकि वो शुगर के पेशेंट थे। एक और बाबा निकले, उन्होंने कहा कि हर चीज का हल जो है वो लौकी का जूस है। जगह जगह लौकी का जूस बिकने लगा, सुबह को पार्क्स के बाहर निकाला जाने लगा। उसमें एक साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन की एक साहब की डेथ हो गई। ये सब कुछ हुआ और बाबा इस हद तक पहुंचे कि कहने लगे कि
11 रुमाल खरीदो, एक रुमाल अपने पास रखो, 10 रुमाल बांट दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो ये जो इरैशनैलिटी थी, ये मासूमियत नहीं थी इसके अंदर। ये फैक्ट्रीज बन रही थी इस मुल्क के अंदर, और अल्टीमेटली इन बाबाओं के पैर छूकर बड़े होने वाले हमारे पॉलिटिकल लीडर्स थे। ये पॉलिटिकल लीडर्स इस माहौल में पैदा हो रहे थे जिसमें मैं बिल्कुल, कोई मुझे परेशानी नहीं है, आडवाणी से लेकर के और मुरली मनोहर जोशी हों या प्रधानमंत्री मोदी हों, इन सबको हमने बाबाओं के पैर छूते देखा है। कम से कम हम फख्र के साथ कह सकते हैं कि हमारे फ्रीडम मूवमेंट में कोई भी बड़ा नेता ऐसा नहीं है जो बाबाओं के पैर छू करके स्वाधीनता संग्राम लड़ रहा। ये है फर्क तब में और आज में। और ये जो पॉलिटिकल लीडरशिप उभर रही है, जो बाबाओं के पैर छू करके खड़ी हुई है, इसके लिए ये कुदरती बात थी, नेचुरल था बिल्कुल, कि वो साइंटिफिक टेम्पर के ऊपर अटैक करेगी। तो एक तरफ अटैक आ रहा था बाबाओं से, जो समाज के अंदर अटैक था, दूसरी तरफ अटैक आना शुरू हुआ प्रधानमंत्री से लेकर के नीचे तक पॉलिटिकल लीडर्स की तरफ से। और हमें पता लगता है कि तरह तरह की बकवास की गई उसमें, और इतनी भयानक बातें की गई जो बिल्कुल एंटी साइंटिफिक थी। इस तरह की बात कही गई कि अगर गाय को आप इस तरह से सहलाएंगे तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, और इस तरह से सहलाएंगे तो, या गाय ऑक्सीजन इनहेल भी करती है, एक्सहेल भी करती है। ये ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स थे। मैं इनको बिल्कुल ये नहीं मानता, इस बात को मानने को मैं तैयार नहीं हूं कि ये बेवकूफी के स्टेटमेंट थे। इन लोगों को अच्छी तरह से पता था कि ये क्या कह रहे हैं, किसके लिए कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं। ये अपने बच्चों के लिए, जैसे आपने कहा, नहीं कह रहे थे। ये देश के अवाम को बेवकूफ बनाने में और अंधविश्वास फैलाने के लिए कह रहे थे, सोच समझ के कह रहे थे। अगर एक मिनिस्टर जो एजुकेशन डिपार्टमेंट का हिस्सा है, वो ये बात कहता है कि बंदर से इंसान बनते नहीं देखा, तो मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि उसने डार्विनिज्म नहीं पढ़ा है। डार्विनिज्म कहीं नहीं कहता कि बंदर जो है वो इंसान बन गए। डार्विनिज्म एक आज की दुनिया में सबसे ज्यादा रेवोल्यूशनरी साइंस मानी जानी, और उसके ऊपर अटैक कर रहा है एक मिनिस्टर, वो भी एजुकेशन डिपार्टमेंट से। उन्हें हटा दिया गया, ये अलग बात है। तो ये एक मासूम किस्म का बेवकूफ जाहिल किसी आदमी का स्टेटमेंट नहीं है, ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। तो दूसरा हमला हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप की तरफ से आ रहा है। और जैसा आपने कहा कि आजकल के एक बाबा, उनका सर्कुलेट हो रहा है अभी बहुत जोरों में, ऐसे करके वो हाथ मारते हैं एक पेपर के ऊपर और कहते हैं कि मैंने कैंसर ठीक कर दिया। आपके चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट आ सकती है मिर्जा साहब, मैं सहम जाता हूं इन चीजों से। ये सीधा अटैक है साइंस और साइंटिफिक टेम्पर के ऊपर। ये इस देश के मुस्तकबिल के ऊपर, इस देश के फ्यूचर के ऊपर भयानक अटैक है। तीसरा अटैक आपको साफ दिखाई दे रहा है जब एनसीईआरटी ये कहती है कि हम अपने कोर्स में से रैशनलाइजेशन के नाम के ऊपर कोविड के बाद, ये स्टेटमेंट है और आप देख सकते हैं उनकी वेबसाइट के ऊपर कि कोविड के बाद रैशनलाइजेशन की वजह से हम डार्विनिज्म हटा रहे हैं। डार्विनिज्म पाकिस्तान में भी नहीं पढ़ाया जाता, और डार्विनिज्म इजराइल में भी नहीं पढ़ाया जाता। बहुत से देश हैं ऐसे जहां नहीं पढ़ाया जाता, पर वहां वो ताकतें मजबूत हैं जो अंधविश्वास को फैलाने में कोई कसर नहीं छुटा रखी। ये था तीसरा अटैक जो हमें इस पिछले 10 साल में दिखाई दे रहा है।
यानी जब बाबाओं के पैर छूकर पॉलिटिकल लीडरशिप बड़ी होगी मिर्जा साहब, तो ये बात भी नेचुरल है कि फिर वो एजुकेशन सेक्टर में जो पॉलिसीज बनाएगी वो भी साइंटिफिक टेम्पर के ऊपर अटैक की पॉलिसीज ही होंगी। तो हमको वो भी दिखाई दे रहा है। चौथी तरह का अटैक और भी भयानक है, और वो है पूरे के पूरे साइंटिफिक इंस्टॉलेशन का, जिसके ऊपर हम फख्र कर सकते हैं। यानी हमारे देश के अंदर जितने साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस बनाए गए आजादी के बाद, नेहरूवियन एरा के दौरान और उसके बाद, वो सारे के सारे इंस्टीट्यूशन हमारे लिए बहुत बड़ी फख्र की बात थी दुनिया भर में। किसी भी, इंक्लूडिंग चाइना, किसी भी मुल्क के अंदर शुरुआत के दौर में, यानी 50 के दशक और 60 के दशक और 70 के दशक तक इतने लार्ज स्केल के ऊपर साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस नहीं बनाए गए। हमने न सिर्फ बंद करना शुरू कर दिया पिछले 10 सालों में मोदी सरकार ने, और मैं इसके लिए माफ नहीं कर सकता किसी भी सूरत से मोदी सरकार को, बल्कि उनके अंदर का जो कल्चर था, साइंटिफिक कल्चर हम जिसे कहते हैं, जिसके अंदर सवाल पूछा जाता है, जवाब तलाश किए जाते हैं, कटिंग एज टेक्नोलॉजी और कटिंग एज साइंस के ऊपर हम बात करते हैं। जहां आपने कहा कि कोई मिसाइल मैन पैदा होता है, वहां पर कल्चर बदल दिया गया है। आज डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गोबर पर रिसर्च करने के लिए आपको फंड्स देने को तैयार है, और जो मसले हैं देश के अंदर उनके लिए फंड्स काट करके तब ये फंड्स दिए जा रहे हैं। आज प्रेशराइज किया जा रहा है, और इसरो को करनी पड़ी एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस आकाश तत्व के ऊपर। दुनिया कहां से कहां जा रही, और आप सरस्वती रिवर ढूंढ रहे हैं, ढूंढिए, जरूर ढूंढिए, पर साइंस से दूर रखिए, साइंस के इंस्टीट्यूशन से उसे दूर रखिए। लेकिन नहीं, जो बाबाओं के पैर छूकर, और उनमें से कुछ बलात्कारी और हिंसक बाबा हैं, यह भी इल्जाम लगाया गया कि एक बाबा के आश्रम से ट्रक के ट्रक भर के असलहा गन्स ले जाई गई। ये इल्जाम है। मैं मान लेता हूं कि इसमें 10% सच होगा या ना सच हो, पर यह इल्जाम है। बलात्कारी बाबाओं के बलात्कार साबित हो चुके हैं। तो ऐसे माहौल में जाहिर है कि जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो अंदर से भी करोड़ करने की कोशिश करेगी। एक आईआईटी खड़गपुर, उन्होंने एक कैलेंडर बनाया जिसके ऊपर इतनी थू थू हुई दुनिया भर में कि उन्हें उस कैलेंडर को डिसोन करना पड़ा। क्या कर रहे हैं हम? एक आईआईटी का डायरेक्टर ये कहता है मैं भूतों से बात कर सकता हूं। हम क्या कर रहे हैं इस देश के साथ? हम एक ऐसे आदमी को डायरेक्टर बना रहे हैं जिसकी ये हिम्मत पड़ रही है। अब से 20 साल पहले भी, चाहे वो कितना भी रूढ़िवादी हो, कोई डायरेक्टर इस मुल्क के अंदर ये हिम्मत नहीं कर सकता था कि वो खुलेआम ये बात कहे कि मैं भूतों से बातचीत करता हूं, या ये बात कहे कि गोश्त खाने से प्रॉब्लम होती है, वो प्रोटीन का सोर्स नहीं है, वो कुछ और सोर्स है। ये कमाल है। और आपने सवाल बिल्कुल सही उठाया है कि दुनिया कहां से कहां जा रही है। इस तरह के बाबाओं का उदय 80 के दशक में चीन में भी हुआ था। ये बहुत लोगों को नहीं पता है। मैंने एक किताब एडिट की है, साइंस कम्युनिकेशन इन चाइना, तो मैं ये बात जानता हूं कि 80 के दशक में चीन में भी हालात ये पैदा हो गए थे कि वहां तरह तरह के बाबा पैदा होने लगे थे। कोई बाबा प्रेशर कुकर बेच रहा था कि इस प्रेशर कुकर में ये बीमारी ठीक हो जाएगी, तुम खरीद लो,
और उस प्रेशर कुकर में वो बीमारी खत्म हो जाएगी। एक और बाबा थे वहां जो ये कह रहे थे कि मैं सजेस्ट करूंगा कि कौन सी बीमारी के लिए कौन सी सब्जी खाओ तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर चीन की साइंटिफिक कम्युनिटी ने, वहां की पार्टी ने और वहां की गवर्नमेंट ने यह फैसला लिया कि अगर कोई दावा किया जाए तो जब तक साइंटिफिक कमिटीज उस दावे को सही ना माने, उस दावे को लोगों के बीच में नहीं फैलाया जा सकता। हमारे यहां साइंटिफिक कम्युनिटीज को प्रेशराइज किया जा रहा है कि जो दावा बाबा कर रहे हैं उसको सही साबित करो। ये है फर्क। और 2000 तक, यानी पिछली सेंचुरी के आखिरी साल तक, हम में और चीन में इकोनॉमिकली और सोशली बहुत बड़ा कोई फर्क नहीं था। इंस्टीट्यूशनली उनके पास शायद कम इंस्टीट्यूशंस थे हमारे मुकाबले में, पर जब उन्होंने ये डिसीजन लिया उसके बाद से वहां पर यह भी फैसला किया गया कि हर एक तक हमें, हर नागरिक तक हमें साइंस पहुंचानी है। और उन्होंने कहा था कि 2015 तक वो वहां पहुंच जाएंगे जहां 80 के दशक में यूरोप था साइंटिफिक लिटरेसी को लेकर के, और उन्होंने उससे कहीं ज्यादा पहले अपना टारगेट पूरा कर लिया। हमारे यहां एक साइंस मूवमेंट खड़ा हो रहा था 80 के दशक में, हमने उसकी कुचल दिया और उसकी कमर तोड़ दी। आज डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो मेरी रिसर्च थी वो भी उसके लिए भी, जिसमें बहुत कम पैसे खर्च होते थे, उसके लिए भी कुंभ मेले में देने को पैसे तैयार नहीं है, क्योंकि एनसीएसटीसी के सारे प्रोजेक्ट्स को रोक दिया गया है, विज्ञान प्रसार को बंद कर दिया गया है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट स्टडीज और निस्केर को मिला करके एक ऐसा घल्लूघारे जैसा इंस्टीट्यूट बना दिया गया है जिसमें कुछ पता नहीं लग रहा है कि क्या हो रहा है। ये हैं हालात। ये अंदर से अटैक हो रहा है साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस के ऊपर और साइंटिफिक टेम्पर के ऊपर। आज का साइंटिस्ट हमारे देश का डरा हुआ है, सहमा हुआ है। इसलिए सहमा हुआ है कि वो इंडिपेंडेंट रिसर्च नहीं कर सकता, उसे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है। ये हालात हैं, और इन हालात में बाबाओं का उदय इसलिए हो रहा है कि वो पॉलिटिकल पार्टीज के साथ नेक्सस बनाए हुए हैं, और क्रोनी कैपिटल उनको जाहिर है कि एक शक्ल दे रहा है, जिसको मैंने शुरू में ही कहा कि वो एक कॉरपोरेट सेक्टर की तरह है जिसका प्रोडक्ट अंधविश्वास है। बिल्कुल। धीरेन्द्र शास्त्री का जिक्र हम करें कि उन्होंने ऐलान किया कि भाई एक गांव, हम हिंदू गांव देश का पहला हम बनाने जा रहे हैं, इसमें प्लॉट्स हैं। मतलब बाबा जो खुद को कहते हैं कि मैं धार्मिक चीजों में इन्वॉल्व रहता हूं, वो प्रॉपर्टी डीलर की तरह काम करने लगे। सरकार या प्रधानमंत्री खुद उन्हें अपना छोटा भाई बता रहे थे, क्योंकि एक हॉस्पिटल का वो इनॉग्रेशन करने पहुंच गए थे। वही धीरेन्द्र शास्त्री लगातार संविधान को कुचल रहे हैं, लगातार हिंदू राष्ट्र के इर्द गिर्द तमाम चीजें, आपत्तिजनक बयान, इस लिहाज से क्योंकि संविधान जब इजाजत नहीं देता आपको किसी दूसरी कम्युनिटी पर इस तरह से अटैक करने की, सबको अपनी अपनी प्रैक्टिस करने की आजादी देता है, सबको जो चाहे वो खाए, इसकी इजाजत देता है। आप जो कर रहे हैं अपने धर्म के लिए आप कीजिए, दूसरे के धर्म में दखल ना दीजिए, शायद यही सेक्युलरिज्म था। लेकिन वो लगातार करते रहे, जहां जहां चुनाव हुआ वो पहुंचते रहे। मध्य प्रदेश में जब चुनाव हुआ, बीजेपी क्या, कांग्रेस क्या, तमाम नेता उनकी कुर्सी के नीचे बैठने के लिए एक तरह से लाइन में लगे थे। ये धीरेन्द्र शास्त्री के पास जाकर हम उनके पैरों में बैठ जाएं तो शायद वोट मिल जाएंगे। अब उन्होंने कह दिया है कि भाई हम हिंदू गांव बनाने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री की खामोशी, इस देश में सुप्रीम कोर्ट की खामोशी, जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को देखते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर, डीएम, एसपी, पुलिस, उनकी खामोशी, क्योंकि ये कोई बहुत छोटी बात नहीं है। आप एक संवैधानिक देश में संविधान को निग्लेक्ट कर रहे हैं,
इस पर खामोशी अगर है तो हम किस स्टेज में पहुंच गए हैं? संविधान सिर्फ क्या दिखाने के लिए है, तस्वीर के साथ सेल्फी लेने के लिए रह गया है, या ये बताने के लिए रह गया है कि हाँ इस देश में ये किताब हुआ करती थी? आपका कंसर्न बिल्कुल सही है, आपकी परेशानी बिल्कुल सही है और आप अकेले नहीं हैं। इस देश की आम जनता का एक बहुत बड़ा हिस्सा, मैं समझता हूँ मेजॉरिटी बहुत परेशान है इन डेवलपमेंट्स के साथ। मुझे याद आता है कि पाकिस्तान में एक बाबा इतने ताकतवर हो गए थे कि उन्होंने ये कहा था कि हमारे पास असलहा है, हमें बम बनाना आता है और हमें मौत से डर नहीं लगता, इसलिए अब हम सरकार चलाएंगे। ये अलग बात है कि वो नहीं चला पाए सरकार, वहां की जनता ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया, लेकिन अब ये हालात हमारे देश में पैदा होते हुए दिखाई दे रहे हैं। धीरे धीरे ये बाबा लगातार अलग अलग तरह की से हमला कर रहे हैं संविधान के ऊपर। एक बाबा थे जिनको अपना बयान वापस लेना पड़ा। उन्होंने कहा था कि मॉडर्न मेडिसिन जो है वो बिल्कुल बकवास है सारी की सारी, और जो मैं दवाएं बनाता हूं वही सब कुछ ठीक कर सकती हैं, वो कैंसर भी ठीक सकती हैं और कोरोनिल बना लीजिए तो कोरोना भी ठीक हो सकता था उससे, वगैरह वगैरह। यहां से अब हम यहां तक पहुंच चुके हैं कि ये बाबा इतने ताकतवर हो गए हैं कि संविधान को ही नहीं बल्कि गवर्नमेंट को चैलेंज कर रहे हैं। वो आज की गवर्नमेंट को यानी मोदी गवर्नमेंट को चैलेंज कर रहे हैं कि हम ऐसा एक गांव बनाने जा रहे हैं, और मोदी गवर्नमेंट इसके ऊपर खामोश है। अगर किसी को मैं कहूं कि वो देशद्रोही है तो वो ऐसे आदमी को देशद्रोही का मैं टाइटल दूंगा। अगर मैं यूएपीए के खिलाफ ना होता, जिसके मैं बहुत ज्यादा खिलाफ हूं, ऐसा कोई कानून नहीं होना चाहिए किसी भी डेमोक्रेटिक देश के अंदर। अगर यूपीए लगना है तो इनके ऊपर लगना चाहिए। ये डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन को और आज के एडमिनिस्ट्रेशन को और आज की गवर्नमेंट को चैलेंज कर रहे हैं कि तुम्हें जो करना है कर लो। अब ये एक छोटा मुल्क मैं बनाने जा रहा हूं देश के अंदर, और ये मुल्क वो नहीं है जिस पर तुम राज कर रहे हो। इस मुल्क पे मैं राज करूंगा, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो, चाहे वो गांव के साइज का क्यों ना हो। तो ये वापस लेकर के आ रहे हैं वो 500 से ज्यादा राजाओं वाला हाल जो हमने आजादी के वक्त के ऊपर देखा था, जिनमें हिंदू और मुसलमान राजा दोनों ही बड़ी मुश्किल से शामिल होना चाहते थे। सिर्फ हिंदुओं का और मुसलमानों का सवाल नहीं था, दोनों तरह के राजा वही चाहते थे। अब ये बाबा अपने अपने मुल्क बनाना चाहते हैं। कल को कोई खड़ा होकर के कह सकता है कि मैं एक मुसलमान शहर क्रिएट करना चाहता हूं, परसों कोई खड़ा हो सकता है कहे कि मैं क्रिश्चियन शहर खड़ा करना चाहता हूं। क्या होगा इस देश का? जहां ज्यादा मुसलमानों की आबादी होगी वहां से आप हिंदुओं को निकाल देंगे फिर से, तो बंटवारा जैसा हाल नहीं होगा क्या इस मुल्क का? या आप सिर्फ मुसलमानों के लिए आर्मी भेजेंगे और कोई कहेगा कि मैं हिंदू राष्ट्र बना रहा हूं, उसके लिए आर्मी नहीं भेजेंगे? बना तो वो भी एक नया देश रहा है, वो भी एक नए देश की कल्पना कर रहा है जिसका राजा वो होना चाहता है। बात यह है कि आज की पढ़े लिखे लोगों को, समझदार लोगों को, और मैं समझता हूं कि वो बहुमत में हैं आज भी इस देश के अंदर, उनको ये समझना पड़ेगा कि ये कितने खतरनाक कदम है। एक तरफ साइंटिफिक टेम्पर और रैशनैलिटी के ऊपर हमला हो रहा है, तो दूसरी तरफ आपके फेडरल स्ट्रक्चर और ख्वाब जो एक हिंदुस्तान का है उसके ऊपर हमला हो रहा है। वो आदमी एक देश बनाने की बात कर रहा है, वो एक गांव बनाने की बात नहीं कर रहा है। वो एक ऐसा देश बनाने की बात कर रहा है जिसके अंदर ये कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चलेगा, उसका अपना कॉन्स्टिट्यूशन होगा, उसका अपना संविधान होगा। मैं समझता हूं कि अभी अगर हम चेत गए, अभी हमने आंखें खोल ली,
तो शायद हम वापस रास्ते को और इस सैलाब को रोक सकें, वरना बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी इस देश को। बहुत शुक्रिया गौर साहब, बोलते हिंदुस्तान को वक्त देने के लिए, हमारे साथ इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने के लिए बहुत शुक्रिया।